हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का हम लोग का 5th सेमेस्टर का क्लास है। और इस क्लास 12 के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का ओवरहेड इक्विपमेंट का जो टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ OH। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे लेवल से डिस्कस करें और सारी बात को समझने का कोशिश करें। तो चलिए जो मुख्य बिंदु है पहले उसको हम डिस्कस कर दें कि मेंटेनेंस ऑफ OH मतलब क्या होता है, क्योंकि ये 4 नंबर का अगर शॉर्ट नोट्स आपको पूछेगा एग्जाम में, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ OH, तो आपको क्या जवाब देना है, क्या लिखना है। सबसे पहला चीज, मेंटेनेंस मतलब होता है कोई भी सिस्टम है अगर उसमें मूवमेंट होता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है या उस पर फोर्स लगता है, फोर्स के कारण मूवमेंट होता है, उसमें बॉल बेयरिंग लगा हुआ है या उसमें प्रेशर लगता है, चाहे जिस भी टाइप का प्रेशर हो, और अगर उसको हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, देख रेख करते हैं उसका, अगर प्रॉपर उसमें रिक्वायरमेंट अगर है किसी चीज़ को बदलने का, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होने के बाद उसका स्पेंड लाइफ जो है या काल अवधि जो है जितना दिन तक चलना चाहिए उसके बाद उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी घट जाता है या वो प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है, तो ये सारे चीज़ को जज करने के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ता है, फिर मेंटेनेंस करना रहता है, पहले देखना रहता है, फिर देखने के बाद उसको मेंटेन करना, अगर बदलना हुआ तो बदलते हैं, नहीं तो खोल के मैंने उस पार्ट को हम लोग उसमें अगर साफ़ करना है, साफ़ करके ग्रीज मोबिल अगर उस टाइप का पार्ट है तो उसमें हम लोग देते हैं। तो ये तो मेंटेनेंस हो गया जो सिंपल आप लोग समझते हैं। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव के बाद उसका देख रेख करने के बाद अगर कहीं कोई थोड़ा ट्रबल आता है, उसमें सही से वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग मेंटेनेंस करके फिर उसका प्रॉपर परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब कहता है OHE में क्या मेंटेनेंस कीजिएगा सर। OHE मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट, सबसे पहला चीज। तो OHE का काम क्या है सर, तो OHE का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ऐसे इसको हम डायग्राम से सबसे पहले समझाएं OHE का। तो OHE के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि OHE क्या है सर, एक स्ट्रक्चर है, मान के चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, इसमें हम लोग का है आपका सिंपल OHE को अगर समझे, मास्ट लगा हुआ है, मास्ट लगा हुआ है सर, मास्ट में क्या है, कैटनरी वायर है, कॉन्टैक्ट वायर है, ड्रॉपर है, ये सिंपल सबसे, ये है 25 kV सिंगल फेज 50 हर्ज कैटनरी कंस्ट्रक्शन। अब ये तो आपको हम इतना सिंपल में तो डायग्राम समझा देते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन इसका अगर डायग्राम देखिएगा मास्ट के साथ फिटिंग का डायग्राम, तो देखिए आपका अगर ये मास्ट लगा हुआ है, ये मास्ट लगा हुआ है, मास्ट मतलब पोल है, इसको ग्राउंड में 1.5 मीटर ये किया हुआ। अब इसमें जो आप देखिएगा अरेंजमेंट, तो देखिएगा आप इस टाइप का लगा हुआ है, इस टाइप का लगा हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ कैटनरी वायर लगा हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो देखिए यहाँ क्या रहता है, बीच में इंसुलेटर लगा रहता है, यहाँ बीच में क्या है, इंसुलेटर लगा हुआ है, यहाँ भी इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ कनेक्टिंग रड लगा हुआ है, कनेक्टिंग रड लगा, इसमें फिर क्या है, इससे तार दे के इसको ग्राउंड से यहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, ग्राउंड से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्टैक्ट है, कैटनरी वायर है, कॉन्टैक्ट कैटनरी है, फिर आपका क्या है, यहाँ आपका कॉन्टैक्ट कैटनरी हो गया, दोनों वायर हो गया, ये आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका ग्राउंड लेवल यहाँ होगा, ग्राउंड लेवल से हाइट दिया हुआ है, हम लोग का हाइट दिया हुआ है, एक फिक्स हाइट है। इसके बाद फिर इसमें आपका क्या लगा हुआ होगा, ड्रॉपर होगा उसके साथ लगा हुआ, ठीक है, ड्रॉपर होगा।
फिर आपका इसके साथ जो है रजिस्टर आर्म होगा। रजिस्टर आर्म किसको बोलते हैं? ये वाला रजिस्टर आर्म है, ये जो नीचे लगा हुआ है इसको रजिस्टर आर्म बोलते हैं। ये वाला रजिस्टर आर्म है, ये वाला। और रजिस्टर आर्म से जो लगा हुआ है वो है स्टेडी आर्म। ये वाला स्टेडी आर्म है जिससे आपका कॉन्टेक्ट वायर लगा रहता है। फिर ऊपर वाला में देखिएगा तो ये वाला जो रड है इसको टेलीस्कोपिक स्टे आर्म बोलते हैं। ये वाला रड इसको टेलीस्कोपिक स्टे आर्म बोलते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ से जो है आपका एक इसको सस्टेन करने के लिए नीचे वाला ये जो है क्लैंप लगा रहता है, क्लैंप लगा रहता है यहाँ। तो ये अरेंजमेंट रहता है प्रैक्टिकली। ठीक है। अब बोलिएगा सर इसमें मेंटेनेंस क्या करेंगे? मेंटेनेंस इसमें ये करेंगे कि कॉन्टैक्ट वायर जो यहाँ लटका हुआ रहेगा, यहाँ जो कॉन्टैक्ट वायर आपका लटका हुआ रहेगा, यहाँ जो ये कॉन्टैक्ट वायर लटका हुआ है, ड्रॉपर लगा हुआ है दोनों के बीच, तो उसका प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। मतलब प्रॉपर वो एक फोर्स, बैलेंस फोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उसको हम लोग इंस्पेक्शन में चेक करते हैं। इसके बाद फिर जो है आपका अगर यहाँ रेगुलेटेड लाइन है, दो टाइप का आपको बताए थे, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड। तो रेगुलेटेड लाइन है। इसके बाद अगर ऑटोमेटिक वेट टेंशन वाला यहाँ लगा हुआ है छल्ला, तो उसका मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। ठीक है। उसमें वेट वगैरह चेक करते हैं। यहाँ अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फ्रिक्शन के लिए वहाँ ग्रीजिंग वगैरह करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन को हम लोग चेक करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन करते हैं। और इंस्पेक्शन में अगर उसमें दिक्कत निकलता है, खराबी निकलता है, मान के चलिए ये इंसुलेटर यहाँ जो लगा हो वो पंचर हो गया, यहाँ जो आपका ये कनेक्टिंग रड लगा हुआ, ये रड का जो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर टाइट नहीं लगा हुआ है, ये वाला जो ऊपर में रड लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक स्टे आर्म, ये आर्म बहुत पुराना हो गया है, जंक लग गया है। उसके बाद नीचे जो हम लोग का लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर आर्म हुक, रजिस्टर आर्म हुक, यहाँ हुक लगा रहता है, ये हुक टूट गया। तो फाइनली ये सब चीज़ को हमको सबसे पहले इंस्पेक्शन में देखना होगा। और फिर अगर इंस्पेक्शन में खराबी निकल रहा है, देख रेख अगर किए तभी हमको गड़बड़ अगर निकला, तो फिर वहाँ मेंटेनेंस स्टाफ जाएगा, उस सारी चीज़ को चेंज करेगा और देखेगा। तो फाइनली मेंटेनेंस मतलब ही होता है कि हम जो इस अरेंजमेंट को, OHE सिस्टम जो यूज किया, ओवरहेड इक्विपमेंट को अरेंज करने का जो पूरा सिस्टम बनाए, वो सिस्टम अपने प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के आधार पे वर्क करे, काम करे। तो मेंटेनेंस तो आप OHE तो आप लोग स्ट्रक्चर जानते ही हैं। अब उसका मेंटेनेंस मतलब ये चीज़ होता है, ये सब चीज़ को हम लोग देखते हैं, अगर इसमें गड़बड़ी आता है तो उसको बदलते हैं। तो चलिए अब भाषा से थोड़ा और क्लियर हो, ये तो हम डायग्राम से आपको क्लियर करने का कोशिश किए, भाषा से और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए क्या कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ OHE इन जनरल, सामान्यतः से जो मेंटेनेंस ऑफ OHE करते हैं, इसका कोई मैंने पार्टिकुलर एक तरीका नहीं है। सिंपल हम लोग चेक करते हैं, चेक में अगर खराबी निकलता है तो उसको बदलते हैं। तो वही लिखे मेंटेनेंस ऑफ OHE इन जनरल वे विदाउट एनी पार्टिकुलर रेफरेंस टू एनी पार्टिकुलर सिचुएशन। OHE डिफर फ्रॉम नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन ऑन फ्लोइंग पॉइंट। अब कहता है कि OHE के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फाइनली कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर को अरेंज करते हैं। फाइनली मेन तो वही है कि हम कॉन्टैक्ट वायर को प्रॉपर स्ट्रेच रखे, जिसके कि हम लोग का पेंटोग्राफ जब उसको टच करे तो प्रॉपर पेंटोग्राफ को करंट कलेक्ट कर पाए उससे। और उसी के लिए हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में OHE डिजाइन करते हैं, ओवरहेड इक्विपमेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर से डिजाइन करते हैं। फाइनली लटकाना तो रहता हमको कॉन्टैक्ट वायर को। अब इस चीज़ को देने के लिए आपको क्या है, पूरा सिस्टम है, सप्लाई सिस्टम है, सब स्टेशन है, फीडिंग पोस्ट है, सेक्शनिंग पैडलिंग है, सब सेक्शनिंग सब पैडलिंग है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, फीडिंग पोस्ट है, बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, सारा चीज़ है। तो कहता है कि इसमें तो सबसे पहले पावर आता है सब स्टेशन में, सब स्टेशन से स्टेप डाउन होकर फाइनली फीडिंग पोस्ट से फीड होता है जो OHE में, जो हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर था। बट कहता है कि नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में जिस टाइप का सिस्टम है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये OHE का, जो हम लोग का ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसमें जो हम लोग सप्लाई देते हैं ये नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में जिस तरह का कंसेप्ट है उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है उसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस। 4-5 पॉइंट है, वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस। कोई आपको पूछ दे क्या नॉर्मल जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में जो आपका सप्लाई मिलता है, क्या दोनों सेम टाइप का होता है? बोलिए नहीं, बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है, सम डिफरेंस है। सप्लाई एक ही जगह से दोनों में आता है, बट अरेंजमेंट का डिफरेंस है, मेंटेनेंस का अलग, थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है,
और वो क्यों होता है, वो सारी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट कहता है इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन। पहला पॉइंट कहता है इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन, अगर आप देखिएगा गौर से तो नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है सर, लाइन ओनली सब्जेक्टेड टू विंड लोड, यानी कि अगर एक नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन लगा हुआ है तो हवा अगर चलेगा तभी उस ट्रांसमिशन लाइन के तार पे प्रेशर लगेगा, यानी कि झूलने का कोशिश करेगा। अगर हवा बहुत तेज झोंका चलेगा तो झूलेगा ट्रांसमिशन लाइन, तो अधिक से अधिक विंड लोड उस पर पड़ता है, विंड का प्रेशर। जबकि OHE में जो कॉन्टैक्ट वायर लगा रहता है इस पर विंड प्रेशर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही मूवमेंट ऑफ पेंटोग्राफ के कारण भी एक फोर्स पड़ता है। लॉजिक थोड़ा सा क्लियरली समझने का कोशिश कीजिए कि नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में भी तो हम लोग तार को हैंग कराते हैं, कंडक्टर को हैंग कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ टावर सर, बट वहाँ जो उसमें फोर्स लगता है वो सिर्फ विंड लोड लगता है, विंड फोर्स लगता है, विंड प्रेशर लगता है। बट जो कॉन्टैक्ट वायर हम लोग OHE के सपोर्ट के साथ हैंग कराते हैं जिस पे पेंटोग्राफ फाइनली टच करते हुए जाता है, उस पर तो विंड लोड लगता ही, हवा चलेगा तो प्रेशर लगेगा ही सर। साथ ही जब पेंटोग्राफ लोगों का उस पर टच करता है तो एक टाइप का वाइब्रेशन उस पर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन लगता रहता है, जिससे उसका क्या होता है, फिटिंग जो किया रहता है, वो जो अरेंजमेंट किया रहता है उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। मान के चलिए 10 दिन 15 दिन 1 महीना जब वो फोर्स लगेगा तो वहाँ जो मैकेनिकली उसको जो कनेक्ट किए हैं वो रड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो हम लोग मेंटेनेंस में उस चीज़ को देखते हैं, अगर बहुत उसका स्ट्रेंथ घट रहा है या टूट गया है तो फिर वहाँ हम लोग मेंटेनेंस के थ्रू नया लगाते हैं। तो इसलिए हम इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस दोनों चीज़ करते हैं। कंटिन्यूस चेकिंग, दैट्स वाई कहता है कि इसलिए हम लोग सो इन वन सिस्टम रिक्वायर्ड कंटिन्यू, इसलिए हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में OHE सिस्टम को हम लोग कंटिन्यूस चेकिंग करते हैं, हमेशा देखते रहते हैं कि कहीं कुछ टूटा तो नहीं है, कहीं कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ, किसी का मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं घट गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन ट्रैक्शन की अगर बात करें, ओवरहेड वायर डू नॉट एक्सीड 1.5 किलोमीटर इन लेंथ फॉर, मतलब ट्रैक्शन ओवरहेड वायर अगर देखिएगा तो मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर इन लेंथ होता है। फॉर दिस एन ओवरलैप ऑफ इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड टाइप इज प्रोवाइड, और 1.5 किलो के बाद फिर वहाँ ओवरलैपिंग कर देते हैं, मतलब इंसुलेटेड या नॉन इंसुलेटेड जिस भी टाइप का ओवरलैपिंग हो वो ओवरलैपिंग कर देते हैं, उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो OHE लाइन है उसका 100% स्ट्रेच बना रहे, बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह से इनकम्ब्रेंसेस ना आ पाए, इनकम्ब्रेंसेस नहीं बोलिए, दूसरा वर्ड में ऐसे बोलिए कि उसमें सैगिंग नहीं आ पाए, प्रॉपर वो रहे, तो इसलिए 1.5 किलोमीटर के बाद इंसुलेटेड करके उसको हम लोग, क्योंकि सब स्टेशन भी हम लोग का एक तरह से फेज चेंज होता है हर बार भी, तो उस कारण भी इस सबको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है आपका ट्रैक कितना लोडिंग है, उस ट्रैक पे कितना ट्रेन गुजरता है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वही लिखे हैं कि एक्सीडिंग 1.5 किलोमीटर इन लेंथ फॉर दिस एन ओवरलैप ऑफ इंसुलेटर और नॉन इंसुलेटेड टाइप इज प्रोवाइडेड वेयर इन 2 OHE आर रन पैरेलल, और हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा 2 OHE ओवरहेड लाइन जो है हमेशा पैरेलली रन करें, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा कभी नहीं करते हैं कि 2 लाइन, मैंने एक ही सप्लाई का 2 लाइन है, एक टावर जा रहा है तो उस पर 3 लाइन एक तरफ है तो एक फीडर हो गया, तो वो एक फीडर जा रहा है अपना। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो सिंगल लाइन सिस्टम है, 25 के भी सिंगल वायर है, तो एक वायर तो चलता है, दूसरा वायर उसके पैरेलली भी हम लोग चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें पॉइंट लिखे हैं, लिखे हैं ओवरलैप ऑफ इंसुलेटेड और नॉन इंसुलेटेड टाइप इज प्रोवाइडेड वेयर इन 2 OHE आर रन पैरेलल to each other for same length. Parallel running of OHE become essential in case of टर्न आउट और क्रॉसिंग, और ये कहाँ मेनली करते हैं सर, जहाँ टर्न आउट रहता है या जहाँ क्रॉसिंग रहता है। बट इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो नन ओवरलैप आर यूज्ड, मतलब कहीं ओवरलैपिंग वगैरह नहीं करते, चाहे टर्निंग रहे क्रॉसिंग रहे कहीं नहीं, बट इंडियन रेलवे में ऐसा नहीं करते, जहाँ टर्निंग आ गया क्रॉसिंग आ गया तो हम लोग कोशिश करते हैं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे अगर क्रॉसिंग है ओवरलैपिंग है या फिर जंक्शन आ गया तो वहाँ फिर हम लोग ओवरलैपिंग चाहे इंसुलेटेड या नॉन इंसुलेटेड ओवरलैपिंग हम लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखिएगा तीसरा पॉइंट कि मेनली अभी हम क्या समझा रहे हैं कि नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन से हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का जो OHE सप्लाई है वो डिफ़र कैसे है।
तीसरा पॉइंट देखिएगा, तो लिखे हैं क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर इज नेसेसरी इन सिस्टम बिकॉज कॉन्टेनेटेड ड्यू टू स्टीम एंड डस्ट। यहाँ डस्ट लिखिए, DUST, डस्ट, मतलब धूलकण, स्टीम, भाप इंजन चला या और भी स्टीम जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है, उसके कारण हम लोग का क्या होता है, इंसुलेटर पे एक लेयर चढ़ जाता है। धूलकण तो जमा होता ही, जैसे मान के चलिए ये इंसुलेटर है आपका, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए आपका जुड़ा हुआ है। अब इस इंसुलेटर पे क्या हो गया, डस्ट जमा हो गया। इस इंसुलेटर में क्या हो गया, डस्ट जमा हो गया, ये डस्ट जमा हो गया, डस्ट जमा हो गया। और डस्ट जमा होने के बाद इस पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर कंटेंट भी इसके साथ मिल गया, तो क्या कर देगा, एक लेयर बना देता है, इस पर एक लेयर बना देता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको क्लियरिफाई करते रहें, क्लीनिंग करते रहें। बट इसमें बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा बहुत उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो पंचर होने का चांस रहता है, तो इसलिए शेप वैसा बनाते हैं। बट बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग क्लीनिंग करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं इंसुलेटर का साफ़ सफाई करते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या कहता है, कहता है इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो वियर ऑफ द कंडक्टर बट इन OHE ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पेंट। कहता है वियर एंड टियर आप लोग पढ़े होंगे, वियर एंड टियर जो फोर्स लगता है किसी भी कंडक्टर पे ड्यू टू कोई भी चीज़, अगर एक कंडक्टर है ये और दूसरा कंडक्टर इस पर चिपक रहा है और वो घिसते हुए जा रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक फोर्स लगाएगा। तो ये कहाँ होगा, सिर्फ OHE में होगा, सिर्फ OHE में होगा। ओवरहेड ट्रांस सप्लाई सिस्टम जो हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, सिर्फ इसी में। आपको ये ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वही लिखें, इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन देयर इज नो वियर ऑफ द कंडक्टर। नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन में कहीं वियर ऑफ कंडक्टर आपको नहीं दिखता है, बट OHE में ड्यू टू पेंटोग्राफ मूवमेंट के कारण कॉन्टैक्ट वायर में एक वियर दिखाई देता है, ठीक है, वियर। नॉर्मल लाइफ ऑफ OHE, वैसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नॉर्मल लाइफ ऑफ OHE कितना है, तो 25 ईयर होता है। नॉर्मल लाइफ ऑफ OHE इज 25 ईयर। देयर मे बी अ पर्टिकुलर हार्ड स्पॉट वेयर वियर मे बी मोर देन नॉर्मल which required frequent replacement, so where is to be watched very closely। मतलब कि वहाँ क्या होता है, स्पॉट बन जाता है, बहुत जगह घिसाट ज़्यादा लगेगा तो स्पॉट बन जाता है, गड्ढा टाइप का हो जाता है कंडक्टर में, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, रिक्वायर्ड होता है फ्रीक्वेंटली उसको रिपेयर करने का, रिपेयर। सो वेयर इज टू बी वॉच्ड वेयरली, इसलिए हम लोग उसको वॉच करते हैं, बहुत ही सिंसियरली उसको वॉच करते हैं या इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट कहता है इन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन स्टेगर, STAGGER, स्टेगर डजंट प्रोवाइड बट इन OHE टू इंश्योर इन इवन वियर on the pantograph collection, a strip stagger is provided in the contact wire. This stagger is to be regularly watched in relation to the track. स्टेगर हम लोग लगा के रखते हैं। स्टेगर हम लोग क्या करते हैं, किस में लगाते हैं, कॉन्टैक्ट वायर में लगाते हैं स्टेगर, जिससे हम लोग का क्या हो, जिससे हम लोग का फाइनली जो वाइब्रेशन आता है कंडक्टर में, वो वाइब्रेशन कांस्टेंट रहे, वो वाइब्रेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और बहुत ज़्यादा हम लोग का कंडक्टर स्विंग भी ना करे, बहुत ज़्यादा कंडक्टर क्या ना करे, स्विंग ना करे, इधर से उधर स्विंग ना करे। अगर करे भी तो बहुत जल्दी वाइब्रेशन को हम लोग मैनेज करके फाइनली फिर कंडक्टर को अपने स्टेशनरी पोजीशन बोलिए या नॉन वाइब्रेबल पोजीशन बोलिए, जिसमें थोड़ा सा भी, जैसे आप किसी रस्सी को लेके एक बार जोर से छू के छोड़ दीजिए तो ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, तो उस टाइप का पोजीशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग स्टेगर यूज करते हैं, STAGGER, स्टेगर हम लोग यूज करते हैं, जो उस वाइब्रेशन को अप्रॉक्सली बहुत कम टाइम में बैलेंस कर देता है, और फिर हम लोग का कंडक्टर पर अगर दूसरा ट्रेन गुजरेगा तो उसको कोई भी एक तरह से फोर्स नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफरेंस कि नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन और आपका नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन एंड OHE
सप्लाई लाइन में क्या डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस आप समझ रहे हैं कि भैया इसमें विंड प्रेशर तो लगता ही है, साथ ही पेंटोग्राफ के कारण फोर्स लगता है तो कंडक्टर वाइब्रेट करता है। इसके बाद उसमें स्ट्रेगर इंसुलेटर का हम लोग यूज करते हैं जो उस वाइब्रेशन को बैलेंस करके रखता है। तो ये सारा इसके बाद क्या होता है इसमें कि आपका इंसुलेटर जो लगा रहता है उस पर अगर डस्ट वगैरह है तो डस्ट वगैरह लगने के कारण में भी पंचर होने का चांस रहता है, तो उसके भी साफ सफाई पे हम लोग ध्यान वगैरह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था क्या, एक नॉलेज था कंपैरिजन का कि सिंपल ट्रांसमिशन लाइन और फिर आपका जो OHE का सप्लाई लाइन है, दोनों में कुछ डिफरेंस भी है कि सेम है अकॉर्डिंग टू फोर्स के रिस्पेक्ट में, या बोलिए विंड प्रेशर, या फिर पेंटोग्राफ के कारण वियर ज़्यादा लगना, घिसाट जो बहुत ज़्यादा लगना, उसके बारे में हम लोग सीखे यहाँ। अब है कि अगर OHE है मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट का सिस्टम आपके पास है और इसका आप इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, मतलब इसको देख रेख करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, उसका शेड्यूल वगैरह है कुछ क्या। तो देखिए इसका सबसे पहले आपका है क्या, हेडिंग है इंस्पेक्शन ऑफ OHE। तो लिखे हैं पीरियोडिकली मतलब एक समय अवधि में, पीरियोडिकली एक पीरियड के बाद, जैसे कि जो भी पीरियड आप डिसाइड किए, 1 डे 2 डे 1 वीक 2 वीक 15 डेज 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर 6 ईयर। तो कहता है पीरियोडिकली इंस्पेक्शन इज द की फॉर प्रॉपर गाइडेंस फॉर मेंटेनेंस फॉलोइंग इंस्पेक्शन एंड शेड्यूल इज। कहता है अगर हम पीरियोडिकली एक माने समय अवधि के दौरान अगर उस ट्रैक पे स्टाफ को भेजे और सारा चीज़ को वो मॉनिटर करे, तो इससे क्या होगा कि मेंटेनेंस जो हम लोग करेंगे उसको एक प्रॉपर उस मेंटेनेंस करने वाले स्टाफ को गाइडेंस हम दे सकते हैं कि हम इस ट्रैक पे पूरा चल के देखें और यहाँ यहाँ हमको लगा कि मेंटेनेंस की ज़रूरत है इंस्पेक्शन के दौरान, आप इस इतना इतना नंबर पोल पे जाके ये पार्ट को एक बार देख लें, तो उसमें अगर गड़बड़ी है तो फिर आप उसको बदल के सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन कर दें। तो इंस्पेक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है मेंटेनेंस स्टाफ को, नहीं तो मेंटेनेंस वाला क्या करेगा, सब पोल पे जाके चेक करते जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जहाँ मेंटेनेंस होना चाहिए, जो मान के चलिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा या टूट जाएगा वो। तो इंस्पेक्शन अगर हम लोग करवा लेते हैं तो वो एरिया को जस्ट फाइंड आउट करने में मिनिमम टाइम में हम मेंटेनेंस स्टाफ को वहाँ तक भेज सकते हैं कि भैया इस जोन में यहाँ से मान के चलिए एक स्टेशन से मान के चलिए 5 स्टेशन के बीच आप करवाएं, 30 किलोमीटर का इंस्पेक्शन करवाए, तो 30 किलोमीटर में पता चला कि 10 पोल ऐसा है जिस पे कि मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, वहाँ या तो वेयर बहुत ज़्यादा लगता है या पेंटोग्राफ के कारण कॉन्टैक्ट वायर प्रॉपर मूवमेंट माने कि टच नहीं कर पाता है, उसका स्ट्रेगर नहीं सही से काम करता, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है कॉन्टैक्ट वायर में, ड्रॉपर सही से काम नहीं करता है, इसके बाद जो मास्ट के साथ कनेक्टेड है ऑटोमेटिक वेट वो नहीं सही से बैलेंस है, तो डेफिनेटली वहाँ मेंटेनेंस स्टाफ जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो मिनिमम टाइम में उस चीज़ को परफॉर्म करेगा। तो दैट्स वाई इंस्पेक्शन इज टू मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सिस्टम। अब इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, क्या पैदल चल के करेंगे, तो उसका तरीका है हम लोग के पास, क्या है चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी इंस्पेक्ट आवर रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम, इंडियन रेलवे को कैसे इंस्पेक्शन। तो आप लोग अभी ट्रेन से गुजरे होंगे तो देखे होंगे एक ट्रेन गुजरता है जिसमें एक ही इंजन भी उसी में रहता है, स्टाफ भी वही में, बेसिक एक बोगी उसके पीछे लगा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन रेल कार बोलते हैं। उस पर देखिएगा स्टेयर लगा रहता है, मतलब सीढ़ी लगा रहता है, उस पर सीढ़ी रहता है, इसके बाद बहुत सारा सामान लगा रहता है, उसमें 1 या 2 इंजीनियर रहता है, JE रैंक का इंजीनियर रहता है, 3-4 स्टाफ रहता है और फिर टेक्निकल स्टाफ रहता है, ITI वाले रहते हैं और भी स्टाफ सब रहते हैं। तो इंस्पेक्शन रेल कार हम उस पटरी पे दौड़ाते हैं, जब ट्रेन नहीं रहता उस समय हम इंस्पेक्शन रेल कार से जाते हैं और इंस्पेक्शन जाते क्या मैंने पूरा ट्रैक को ही हम एक एक पार्ट को देखते हुए जाते हैं। तो वही लिखे हैं, दिस इंस्पेक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेनली इस ये कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसमें बैठा रहता है जो इस चीज़ को चेक करता है, क्योंकि OHE में मैकेनिकल का भी काम है बट मेनली तो इलेक्ट्रिकल ही है कि हम लोग सप्लाई देते हैं और उस चीज़ को इंसुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल या प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं दोनों कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर के बीच। तो लिखे हैं, दिस इंस्पेक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन एन इंस्पेक्शन कार विद द हेल्प ऑफ व्हिच जनरल कंडीशन ऑफ OHE इज जज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी ऑफ
करंट कलेक्शन। तो करंट कलेक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, करंट कलेक्शन में स्पार्क तो नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा जर्क तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कंडक्टर वाइब्रेट तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कंडक्टर पे प्रेशर तो नहीं लगता है पेंटोग्राफ से। ये सारे चीज़ को हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रेल कार। ठीक है, एक चीज़ सीख गए, रेल कार से हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा है इंस्पेक्शन बाय द फुट। फुट मतलब पैदल चल के, पैदल चल के, पेट्रोल बाय फुट। फुट मतलब पेट्रोलिंग करते हैं, ट्रैक पे चलते हैं, देखे होंगे आप ग्रुप डी में जो रहता है उसको फुट पेट्रोलिंग में भेजा जाता है। एक झोला रहेगा उसके पास, एक रॉड रहेगा हाथ में, हथौड़ा टाइप का, और पूरा ट्रैक पे वो चलेगा। वो OHE का तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करता है, साथ ही वो ट्रैक मेंटेनेंस, उसको ट्रैक मेंटेनर बोला जाता है, ट्रैक को मेंटेनेंस करता है। और OHE सपोर्टिंग वगैरह स्ट्रक्चर को देखता है, टावर को देखता है, उससे जो ऑटोमेटिक वेट टेंशन सिस्टम रहता है उसको भी देखता है। इसके बाद अर्थिंग वगैरह प्रॉपर सब जगह कनेक्ट है कि नहीं, कहीं टूट तो नहीं गया है, वो सारा चीज़ को वो देखता है। तो लिखे हैं दिस इज ऑल्सो इन ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन लाइन में होता है, फूड पेट्रोलिंग ट्रांसमिशन लाइन में भी किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इन ट्रांसमिशन लाइन बट इन केस ऑफ OHE नंबर ऑफ आइटम टू बी चेक्ड मोर वंस। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ आइटम जो बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो सबको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ तार को ऐसे देखते गया या इंसुलेटर को देख ले, बट यहाँ हर एक चीज़ आपको, टावर को भी देखना है, पटरी का जो रेल लाइन बिछा हुआ उसको भी देखते हैं। इसके बाद ऊपर जो कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर, उसमें ड्रॉपर सब जगह सही से लगा हुआ है कि नहीं, इंसुलेटर या क्या कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन है, वो न्यूट्रल सेक्शन प्रॉपर वहाँ कनेक्ट है कि नहीं, कहीं उससे तार में तो नहीं टूट गया वहाँ। तो इंस्पेक्शन में ज़्यादा चीज़ को हम लोग चेक करते हैं इसमें, चाहे पेट्रोल बाय फुट, पैदल चल के भी अगर हम लोग चेक करें तो भी। एवरी सब सेक्टर इज फुट पेट्रोल बाय सीनियर सुपरवाइजर, इसमें सीनियर सुपरवाइजर रहता है उस एरिया का, एंड वेरी द एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट ऑफ लाइनमैन। और फिर लाइनमैन जो उस लाइन को देखता है, मेंटेनेंस करता है, लाइनमैन को रिपोर्ट दिया जाता है कि इस लाइन में हम, या मान के चलिए एक स्टेशन से 2 स्टेशन 2 किलोमीटर फुट पेट्रोलिंग किए, और वहाँ हम ये देखे, ये चीज़ सही हमको लगा, ये चीज़ में हमको लगा थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अगर मेंटेनेंस स्टाफ हो तो उसको बोलिए एक बार जाके चेक कर लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेट्रोल बाय फुट, माना पैदल चल के चेक करना। ये इंस्पेक्शन का तरीका। तो ये 2 तरीका हम लोग सीखे। इंस्पेक्शन कैसे करें, तो बाय द यूज ऑफ रेल कार। आजकल तो ज़्यादा रेल कार ही यूज होता है। आने तो आप देखेंगे एक ट्रॉली टाइप का बना रहता है, उसमें इंजीनियर बैठल रहेगा, उस पर एक छाता लगा रहेगा, और फिर आपको डायग्राम से समझाते हैं, वो वाला आप देखे होंगे प्रैक्टिकल। ऐसे रेल लाइन है, इस पर एक गाड़ी है, गाड़ी टाइप का है, ये गाड़ी है, इसमें बीच में ऐसे सीट लगा रहता है, इस पर एक छतरी ऊपर से लगा रहता है, यहाँ इंजीनियर बैठा रहेगा। ठीक है, यहाँ इंजीनियर बैठा रहेगा, यहाँ इंजीनियर बैठ गया। ठीक, यहाँ एक स्टाफ रहेगा खड़ा, एक स्टाफ यहाँ रहेगा, ये धकेलने वाला रहता है, इसको हाथ से धकेलता है। ठीक है, एक यहाँ बैठा रहेगा, एक यहाँ बैठा रहेगा। ये पूरा मैंने मेनली पेट्रोलिंग करता है, चेकिंग करता था। ये पहले चलता था, आजकल क्या हुआ, धकेलने वाला आज सब में मोटर लगा दिया, अब इसमें मोटर लगा दिया, बस इतने ठोका गाड़ी रहता है। ये पूरा रेलवे लाइन कितना बार अगर आप लोग देखे होंगे तो देख सकते हैं इसको, कि ये चेक करता है, पेट्रोलिंग में निकलता है। तो इस टाइप का चलता है। या एक ये हो गया छोटा गाड़ी से, या फिर पैदल से आदमी है पूरा पटरी में 1 किलोमीटर भर दिन में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता है फिर आता है। 2 हो गया। तीसरा रेल कार। रेल कार मतलब एक पूरा इंजन बड़ा सा रहता है, उसमें स्टेयर सीढ़ी वगैरह सब चीज़ रहता है। उसमें लगभग 5-7 गो स्टाफ रहता है, जेई रहता है। वो मेनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम को करता है, कि मान के चलिए कॉन्टैक्ट वायर, कैटनरी वायर, वो सबको बहुत अच्छे तरीके से देखता है। तो इंस्पेक्शन करने का ये तरीका है। जब इंस्पेक्शन कर लिए तो फिर आप क्या कीजिएगा, इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट बनाइएगा कि भैया आज हम गए इंस्पेक्शन में चेक करने के लिए, तो ये चीज़ हमको दिखा, तो मेंटेनेंस स्टाफ को देंगे और मेंटेनेंस स्टाफ तुरंत वो रिपोर्ट लेगा और चल देगा मेंटेनेंस करने के लिए पार्टिकुलर सेक्शन में। तो अब हम लोग सीखेंगे मेंटेनेंस कैसे करेंगे, या मेंटेनेंस का क्या तरीका है, शेड्यूल क्या है, कब कब मेंटेनेंस करेंगे। क्या आप हर दिन मेंटेनेंस ही करते रहेंगे जाके, नहीं। तो उसका एक शेड्यूल है, एक तरीका, एक प्रॉपर टाइमिंग है, जिसके आधार पर अगर हम लोग मेंटेनेंस करें तो हम लोग का सिस्टम बहुत अच्छे से 100% इफिशियंसी के साथ चलेगा। तो चलिए देखते हैं मेंटेनेंस का तरीका। देखिए क्या लिखे हैं लिखे हैं मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल, यानी कि मेंटेनेंस करने का एक समय सारणी या एक अवधि, जिस अवधि में हम लोग डिसीजन लेंगे कब कब मेंटेनेंस करना है। शेड्यूल क्या है, मैंने उसका एक सारणी बनाते हैं, समय सारणी जिसको बोलते हैं, टाइम शेड्यूल, समय सारणी। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल में सबसे पहले लिखे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन को आप कमीशनिंग किए, कमीशनिंग मतलब नया बनाए हैं,
तो बहुत ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस नहीं करते हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, देख रेख करते हैं, बट मेंटेनेंस नहीं करते हैं, क्योंकि नया है तो बहुत जल्दी तो कोई चीज़ टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, चाहे लुब्रिकेशन भी बहुत जल्दी उसको नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए लिखें ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द कमीशनिंग, कमीशनिंग मतलब नया जो अगर ट्रैक बना है, नया इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हुआ है, तो फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द कमीशनिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय ओवरहॉलिंग सर? ओवरहॉलिंग मतलब पूरा सिस्टम का एक एक पार्ट को चेक करना, एक एक पार्ट का हर एक इफ़िशेंसी को चेक करना, जो उसका डिजाइन इफ़िशेंसी है उससे कितना ज़्यादा उसका प्रॉपर्टी रिड्यूस किया, चाहे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ हो, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हो, करंट कलेक्शन प्रॉपर्टी हो, करंट डिलीवरिंग प्रॉपर्टी हो, इंसुलेटेड ओवरलैप हो, अनइंसुलेटेड ओवरलैप हो, ऑटोमेटिक वेट टेंशन हो, जो भी हम लोग के पास है इंसुलेटर लगा, सबका प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ओवरहॉलिंग, मतलब पूरा सिस्टम को ओवरहॉल कर देते हैं। तो पहला 2 साल हम लोग ओवरहॉलिंग के लिए नया सिस्टम में नहीं सोचते, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करते हैं ज़रूर, और इंस्पेक्शन के आधार पे जिस सेक्शन में लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ी है तो वहाँ जाके मेंटेनेंस स्टाफ वहाँ मेंटेनेंस कर देता है। तो वही लिखे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द कमीशनिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरहॉलिंग ऑफ द, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, इस ऑब्जेक्टिव को देखिए कैसे पूछेगा, सेलेक्ट द प्रॉपर कमीशनिंग टाइम फॉर न्यू इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक, लिखेगा बिलो द 2 ईयर, बिलो द 1 ईयर, अबव द 5 ईयर, आफ्टर द 2 ईयर। तो आप क्या क्या टिक कीजिएगा आफ्टर द 2 ईयर। क्यों सर? कमीशनिंग के 2 साल तक हम ओवरहॉलिंग नहीं करते हैं। कब करते हैं? 2 साल जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग ओवरहॉलिंग का सोचते हैं। अगर सिस्टम में दिक्कत है तो पूरा सिस्टम को एक बार हम ओवरहॉल करके चेक कर लें। तो इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे पूछेगा आपको कि कमीशन न्यू, अगर आपका कमीशनिंग इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है तो कितना दिन के बाद ओवरहॉलिंग हम लोग करते हैं? तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, 2 साल तक हम लोग ओवरहॉलिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। However, frequently inspection and checking become necessary till the situation। लेकिन हम लोग ठीक है ओवरहॉलिंग नहीं करते हैं, बट लिखे हैं नीचे भाषा में, फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्शन करते हैं, चेकिंग करते हैं, और नेसेसरी अगर हो तो फिर उसको मेंटेनेंस भी हम लोग करते हैं, जिससे सिचुएशन स्टेबलाइज रहे, सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अब देखिए नेक्स्ट लिखे हैं A 3 month schedule of maintenance has been found to be very effective. After 2 years maintenance schedule of half yearly will apply। कहता है कि मेनली हम लोग 3 मंथ पे मेंटेनेंस का शेड्यूल रखते हैं, हर एक 3-3 महीना पे। इंस्पेक्शन तो चलते रहता है, बट प्रॉपर मेंटेन, अगर इंस्पेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी फॉल्ट, हैवी कहीं रिक्वायरमेंट है या कहीं सिस्टम में फॉल्ट है तो तुरंत मेंटेनेंस करते हैं। बट 3 महीना पे हम लोग बहुत सीरियसली उस चीज़ को जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के आधार पे मेंटेनेंस करते हैं उस सेक्शन पे। बट अगर ज़रूरत पड़ा कि अभी इंस्पेक्शन करके आया, अभी ही मेंटेनेंस चाहिए, तो अभी भी तुरंत भी हम लोग जाके मेंटेनेंस करते हैं। ऐसा कभी नहीं 3 महीना का हम लोग इंतजार करें, बट एक रिकॉर्ड है जिसके आधार पर समय माना अवधि है जिसके को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो 3 मंथ शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस हैज बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, बहुत ही ये उपयोगी होता है। आफ्टर 2 ईयर्स मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ हाफ ईयरली विल अप्लाई। और हम लोग 3 महीना पर तो शुरू से मेंटेनेंस का देखते हैं, शेड्यूल करते हैं, बट 2 साल जब हो जाता है तो हम लोग हाफ ईयरली विल अप्लाई करने लगते हैं, माना साल में 6-6 महीना पे मेंटेनेंस को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। द आइटम ऑफ मेंटेनेंस डन व्हेन पावर इज शट डाउन, पावर ब्लॉक आर डन सेफली ऑन द ट्रिप। कहता है कि ये जो मेंटेनेंस को अचीव करते हैं या ओवरहॉलिंग को, तो उस समय हम लोग ट्रैक जो है OHE जो लगा हुआ है, OHE के थ्रू जो कॉन्टेक्ट और करते हैं उसमें कंप्लीटली पावर को कट आउट कर देते हैं, यानी कि ब्लॉक कर देते हैं पावर को। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कितना बार कि हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, यानी कि पावर को ब्लॉक कर देते हैं, कट कर देते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं सेफली, आफ्टर देन फिर लाइन को चार्ज कर देते हैं या सप्लाई दे देते हैं। तो ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो गया। नेक्स्ट अब कहता है कि सेफली जो ट्रैफिक को हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, शेड्यूल तो आपको बता दिए कि 2 साल नया अगर ट्रैक है तो 2 साल तक कुछ नहीं करेंगे, बट इंस्पेक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और कहीं ज़रूरत हुआ तो मेंटेनेंस भी करेंगे, बट ओवरहॉलिंग नहीं करेंगे 2 साल तक। 2 साल के बाद हम लोग ओवरहॉलिंग के लिए सोचते हैं, ठीक है। अब नया ट्रैक है तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली इंस्पेक्शन तो चलता है, बस मेंटेनेंस जो उसका 3 महीना पर करते हैं, और 1 साल अगर हो जाता है तो 6-6 महीना पर हम लोग मेंटेनेंस को करते हैं, या साल भर पर भी करते हैं। कहता है कि अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, चेकिंग ऑफ ऑल बोल्ट, जितना भी नट बोल्ट भी लगा हुआ है,
एक चीज़ हम तभी नहीं बोले आपको, ये ध्यान रखिएगा, जितना भी नट बोल्ट लगा हुआ सारे नट बोल्ट को भी हम लोग चेक करते हैं कि वो प्रॉपर टाइट कनेक्शन है कि नहीं। जितना भी नट बोल्ट लगा हुआ है टोटल चेक द ऑल बोल्ट एंड नट, जितना भी नट से हम लोग टाइट किए हुए थे सबको OHE में सबको चेक करते हैं। फॉर थिकनेस एंड एग्जामिन फॉर एनी क्रैक ऑफ द फिटिंग, और फिर हम लोग देखते हैं कि नट बोल्ट जहाँ लगा वहाँ क्रैक तो नहीं कर गया, कि मोस्ट प्रोबेबली स्टील का रहता है बना हुआ, तो क्रैकिंग तो नहीं है, आयरन का ही है, तो उसमें वैसे तो हम लोग उस पर कलर कर देते हैं कि जिससे रस्टिंग नहीं हो, जंक ना लगे। फिर भी उसके क्रैकनेस को चेक करते हैं, नट बोल्ट पूरा प्रॉपर टाइट है कि नहीं, लूज तो नहीं है, जिससे कि हम लोग का OHE का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर उससे कनेक्ट रहे, उसमें बहुत ज़्यादा जर्क ना लगे, बहुत ज़्यादा स्विंग ना हो, तो इसलिए हम लोग नट बोल्ट को भी प्रॉपर चेक करते हैं, किस में, इंस्पेक्शन के दौरान, और फिर मेंटेनेंस में उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। लेकिन देखते हैं, इंस्पेक्शन में सिर्फ देखते हैं और मेंटेनेंस में जाके उसको फाइनली टाइट वगैरह करते हैं अगर लूज रहता है तो। अगर बदलना रहे नोट तो नोट को बदल भी देते, दूसरा नट भी लगाते हैं वहाँ, अगर वो स्लिप कर गया हो या प्रॉपर वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ना दे पा रहा हो तब। दूसरा पॉइंट लिखे हैं चेकिंग ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रक्चर स्पेशली वेयर क्लियरेंस आर लो सच एज इन टनल। मतलब क्लियरेंस भी हम लोग देखते हैं, मान के चलिए आपका ये पूरा मान के चलिए ये OHE का मास्ट है, इस पे कॉन्टेक्ट वायर है कैटनरी, ऊपर में कैटनरी वायर है, नीचे कॉन्टेक्ट वायर है, बीच में आपका क्या लगा हुआ है, ड्रॉपर लगा। तो ये देखते हैं कि ड्रॉपर प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, ये क्लियरेंस जो ग्राउंड से होना चाहिए, ज़मीन से जो क्लियर 5.5 मीटर होना चाहिए वो प्रॉपर क्लियरेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ को भी हम लोग इंस्पेक्शन में देखते हैं, और मेंटेनेंस में अगर नहीं है तो उस हिसाब से हम लोग मेंटेन करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस के हेल्प से उसको मेंटेन करते हैं उस क्लियरेंस को। तो चेकिंग ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रक्चर स्पेशली वेयर क्लियरेंस आर लो सच एज इन टनल, और ये दिक्कत मेनली कहाँ होता है, ओवर ब्रिज के पास होता है, टनल के पास होता है, क्रॉसिंग के पास होता है, ओवर क्रॉसिंग, पुलिया जहाँ रहता है, जहाँ मान के चलिए टनल है, माने पहाड़ वगैरह है, जहाँ नीचे ट्रेन थोड़ा सा गुफा वगैरह में जाता है, तो वहाँ फिर ये क्लियरेंस का दिक्कत होता है, तो उसको हम लोग बराबर इंस्पेक्शन और चेकिंग करते हैं, और अगर देखते हैं क्लियरेंस नहीं प्रॉपर हो रहा तो फिर उसको हम लोग मेंटेनेंस करते हैं वहाँ की प्रॉपर क्लियरेंस मिले, प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरा पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चेकिंग ऑफ हाइट एंड स्ट्रेगर फॉर कॉन्टैक्ट वायर। मतलब कॉन्टैक्ट वायर या कनेक्टेड वायर जो है, जिससे कि पेंटोग्राफ फाइनली उसमें हम लोग स्ट्रेगर लगा के रखते हैं कि उसमें स्विंगिंग जो है, माने इस टाइप का, मान के चलिए कॉन्टैक्ट वायर है, इसमें आपका पेंटोग्राफ ऐसे टच किया, नीचे आपका रेल लगा हुआ है, तो ये जो इसमें टच करता तो ये क्या होता है, ऐसे 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 वाइब्रेट करना, ऐसे ऐसे, ये से नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेगर लगा के रखते हैं, भैया इसको वाइब्रेट नहीं करने देना है, करेगा भी तो बहुत जल्दी फिर इसको अपने अवस्था में ले आना है, स्टेशनरी अवस्था में ले आना, स्थिर हो जाए, फिर वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं चेकिंग ऑफ हाइट तो देखते ही, क्लियरेंस भी देखते हैं, हाइट भी देखते हैं, एंड स्ट्रेगर ऑफ कनेक्टेड वायर या कॉन्टैक्ट वायर का हम लोग चेक करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर का साफ़ सुथरा करते हैं, क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर को साफ़ सुथरा करते हैं, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर मेंटेनेंस शेड्यूल में आता है, जब मेंटेनेंस 3 महीना पे करने जाएंगे तो ये सब करेंगे, इंस्पेक्शन वाला तो जो रिपोर्ट देगा, लेकिन मेंटेनेंस अगर करने जाएंगे, अगर इंसुलेटर पे गंदा है तो उसको हम लोग कपड़ा से पोंछते हैं या जो भी सिस्टम है उसका, उससे क्लीनिंग करते हैं। चेकिंग ऑफ ओवरलैप, इसके बाद जितना जहाँ भी ओवरलैपिंग है सारा ओवरलैपिंग को चेक करते हैं, प्रॉपर ओवरलैपिंग है कि नहीं, एक दूसरे से टच तो नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग पूरा क्लियरेंस है कि नहीं ओवरलैपिंग के पास, तो ये सारा चीज़ भी हम लोग मेंटेनेंस में करते हैं। नेक्स्ट लुब्रिकेशन, जितना भी मूविंग पार्ट है, लुब्रिकेशन मतलब वहाँ ग्रीज मोबिल वगैरह देते हैं जिससे लुब्रिकेशन हो, फ्रिक्शन मिनिमम हो, तो लुब्रिकेशन मूविंग पार्ट ऑफ काउंटर वेट एंड पुल्ली ब्लॉक, यानी कि आप लोग को जैसे हम बताएंगे ऑटोमेटिक वेट टेंशन वहाँ क्या लगा रहता है, वेट स्टेप से हम बताए होंगे, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो, स्ट्रक्चर तो हम इसे बताए थे, ठीक है। यहाँ ये क्लैंप लगा रहता है, यहाँ पुल्ली लगा रहता है, इस पर ऐसे करके, ये तो क्लैंप है, इससे ये जुड़ा रहता है, और यहाँ से फिर आपका ऐसे लगा रहता है, फिर चक्का लगा रहता है, फिर क्लैंप लगा रहता है, और यहाँ से तार जुड़ा रहता है, और यहाँ क्या रहता है, छल्ला लगा रहता है। तो यहाँ ये सब जो है, यहाँ लुब्रिकेशन प्रॉपर हो, यहाँ भी मान के चलिए ये जो हो इसमें फ्रिक्शन मिनिमम हो, टेंशन बहुत ज़्यादा ना हो, ना तो ये टूटने का डर रहता है, तो इसमें हम लोग लुब्रिकेशन या मूविंग पोर्ट काउंटर वेट इसको बोलते हैं, काउंटर वेट जो रहता है उस सबको हम लोग बैलेंस करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रिक्शन ना आए, बहुत ज़्यादा इसमें
एक तरह से मैकेनिकल फोर्स ना लगे, उसको घटाने के लिए हम लोग प्रॉपर लुब्रिकेशन देते हैं मूविंग पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या है सर? सातवां पॉइंट है टू चेक द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन इन टू ऑफ वेट टेंशनिंग इक्विपमेंट। अब कहता है कि टेंशन भी जो अगर सब पे दे रहे हैं तो इक्वल वेट टेंशन होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ के तार में ज़्यादा खिंचाव है दूसरे तरफ में कम है, नहीं, उससे क्या होगा कि उसको टूटने का चांस ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ेगा तुरंत टूट जाएगा। तो हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन भी करते हैं, अगर दो साइड है तो दोनों साइड बराबर बराबर टेंशनिंग देते हैं, बराबर बराबर खिंचाव देते हैं तार में। अब कहता है नीचे कि द फॉलोइंग आइटम ऑफ मेंटेनेंस वर्क कैन बी अटेम्प्ट विदाउट पावर ब्लॉक। कहता है कि ये तो कुछ कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ कि हमको पावर को कम्प्लीटली कट करना रहता है, तभी आप मेंटेनेंस कर सकते हैं, जैसे ओवर होलिंग हो गया, या कॉन्टैक्ट वायर में गड़बड़ी आ गया, या OHE सपोर्टिंग में इंसुलेटर फेल कर गया। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्शन है जहाँ हम लोग को विदाउट पावर ब्लॉक अटेम्प्ट विदाउट पावर ब्लॉक, यानी कि पावर को हम कट नहीं करते हैं, पावर सप्लाई है, सब चीज़ है, सिर्फ हम लोग जाके उस सेक्शन को मेंटेनेंस करते हैं और फिर मेंटेनेंस करने के बाद प्रॉपर उस पर ट्रेन रन करता है। तो उसमें लिखे हैं चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैंड्स एंड देयर टाइटनेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड पेंटिंग दैम टू अवॉइड रस्टिंग। अब जैसे आपका जितना भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है, बैंड मुड़ा हुआ है, या आपका टावर है, तो वो सब हम लोग, या मास्ट है, तो उसको हम लोग लाइन को बिना काटे हुए उस पर क्या करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं, या सिल्वर गोल्ड डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है आजकल, जो नॉन रस्टिंग कलर होता है, जिसमें जंक नहीं लगने देता है। रस्टिंग मतलब जंक लगना होता है, तो हम लोग स्ट्रक्चर में जंक ना लगे तो उसके लिए हम लोग, और उसमें पावर कट का कोई ज़रूरत नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है जो बिना पावर कट का हम लोग परफॉर्म करते हैं, उसमें है चेकिंग एंड रिपेयर ऑफ लेवल क्रॉसिंग गेज। ठीक है, उसको हम लोग नापते हैं कि लेवल क्रॉसिंग में सही से है कि नहीं, लेवल तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गया ये। इसके बाद काउंटर वेट हैव टू बी केप्ट क्लीन टू इंश्योर फुल मूवमेंट ऑफ द काउंटर वेट। अब काउंटर वेट जो अभी हम दिखाए थे डायग्राम बना के, ये काउंटर वेट का जो मूवमेंट होगा जब वो खींचे, जैसे ये है आपका मास्ट है, यहाँ आप लोग क्या किए हैं, काउंटर वेट लगा के रखे हैं, छल्ला के रूप में से लगा रहता है, यहाँ आपका क्लैंप लगा है, यहाँ रिंग लगा हुआ है, इस रिंग पे से घुमा हुआ, फिर यहाँ रिंग लगा हुआ है, यहाँ इंसुलेटर लगा हुआ, फिर यहाँ से तार लगा। तो ये जो है मूवमेंट जो करेगा, तो काउंटर वेट ऊपर नीचे होगा, तो ये प्रॉपर मूवमेंट होना चाहिए काउंटर वेट का। अगर बहुत ज़्यादा खींच रहा है पेंटोग्राफ इस तार को, तो ये तार थोड़ा सा लूज हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, तो काउंटर वेट ऊपर जाएगा, और जैसे ही तार खींचना फिर ये काउंटर वेट इसको नीचे की तरफ खींच लेगा, मतलब स्ट्रेच बना के रखेगा 100%। लाइन इस टाइप का 100% रहेगा, ऐसे 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 नहीं लाइन हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, तो लाइन कैसा रहेगा 100% स्ट्रेच, पूरा इस टाइप का 100% रहेगा, तो उसमें काउंटर वेट बहुत हेल्प करता है। तो वही लिखें काउंटर वेट हैव टू बी केप्ट क्लीन टू इंश्योर फुल मूवमेंट ऑफ द काउंटर वेट, मतलब मूवमेंट उसका प्रॉपर हो सके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं पीरियोडिकल ओवर। इसको टॉपिक में अगर पढ़िएगा तो POH बोलते हैं, पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। ये सब किसका पढ़ रहे हैं सर? सब OHE का पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग सब किसका पढ़ रहे हैं सर? OHE जो है ओवरहेड इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं फॉर सप्लाई सिस्टम के लिए, उसका हम लोग ओवरहॉलिंग पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल पढ़ रहे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी OHE के लिए, मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए, जो कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर को अरेंज करता है सप्लाई देने के लिए पेंटोग्राफ को। ठीक है सर, तो ये कभी नहीं कन्फ्यूज होइए किसका हम लोग ओवरऑलिंग कर रहे हैं सर, पीरियडिक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मंथली ईयरली जो भी कर रहे हैं सर, तो ये सब OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का कर रहे हैं। ठीक है, OHE का कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिखे POH ऑफ OHE इज कैरिड आउट इन 4 ईयर। मतलब फाइनली जो पीरियडिक ओवरहॉलिंग जो करते हैं एक तरह से, वो कितने दिन पे करते हैं सर? हम लोग 4 साल पे करते हैं, 4 ईयर पे। 2 साल तक तो कभी करते ही नहीं, क्योंकि 2 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। ओवरहॉलिंग मतलब एक एक पार्ट को चेक करना, एक एक पार्ट को मेंटेनेंस करना। तो ओवरहॉलिंग हम मेनली इंडियन रेलवे में जो है 4 साल पे एक बार किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है। फॉर दिस पर्पस, इस काम को करने के लिए इंटायर सेक्शन इज स्प्लिट, पूरा सेक्शन को हम लोग अलग अलग करते हैं, चाहे ओवरलैपिंग हो, काउंटर वेट हो, इंसुलेटर हो, क्रॉस आर्म हो, जितना भी है सबको हम लोग स्प्लिट करते हैं इनटू 4 पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट इज टेकन अप अंडर एवरी ईयर इन POH। अब मान के चलिए आपका 50 किलोमीटर का लाइन है,
तो 50 किलोमीटर का अगर लाइन है तो इन्हें 50 किलोमीटर का एक ही बार ओवरहॉलिंग कर देंगे ना। 50 किलोमीटर को अगर 4 साल लगभग पूर गया है तो 4 साल में 4 साल के बाद या बोलिए या मोस्ट प्रोबेबली 2 साल के बाद करते हैं। तो जैसे 4 साल पूर गया, ओवरहॉलिंग करना है, तो अगर 100 किलोमीटर का लाइन है तो उसको 4 भाग में बांटेंगे, तो 25-25, 25 चौका 100, तो 25-25, तो 25 किलोमीटर एक साल के अंदर उसका एक एक पार्ट को चेक कर लेना है। क्या है कि आप बहुत ज़्यादा तो क्योंकि ओवरहॉलिंग जब भी कीजिएगा तो कम्प्लीटली आपका सप्लाई को शट डाउन करना होगा, तो आप हर दिन तो सप्लाई को कट करके नहीं रखिएगा, नहीं तो उस पर ट्रेन ही नहीं जा पाएगा। तो हम लोग एक जोन बना लेते हैं किस टाइम में कम ट्रेन चलता है, और उस टाइम में हम पावर को कट करते हैं उस एरिया का, पर्टिकुलर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का, और बहुत ही क्विकली उसको हम मेंटेनेंस करके फिर तुरंत रनिंग में ला देते हैं। क्यों? इसलिए तो साल भर टाइम लेते हैं 25 किलोमीटर को करने में, कि भैया हम लोग का ट्रेन को डिस्टर्ब ना हो, मिनिमम ट्रेन में डिस्टर्बेंस हम लोग दें। तो इसलिए हम लोग जोन बना के 4 साल में पूरा 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बोलिएगा, ऐसे में तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जोन बाय जोन करते हैं हम लोग, हर एक जगह अपना अपना मेंटेनेंस स्टाफ रहता है, इंस्पेक्शन स्टाफ रहता है, ओवर हॉलिंग का अलग स्टाफ रहता है जो सिर्फ ओवर हॉलिंग का सालों भर काम करता है। ठीक है, तो जोन बना हुआ है, उस जोन के अनुसार से हम लोग विद इन टाइम हम लोग इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि अ फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ वर्क इज कैरिड आउट इन एडिशन टू क्वार्टरली और हाफ ईयरली शेड्यूल। अब कहता है ये तो आपको क्या बताएं, हम बताएं कि ओवरहॉलिंग करने के लिए हम लोग 4 साल पे करते हैं, टाइम ड्यूरेशन है। 4 साल में हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। अगर 100 किलोमीटर है तो 25 एक साल में 25 किलोमीटर ओवरहॉलिंग करेंगे। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए हमको हेल्प क्या हो जाता है कि अगर हम लोग क्वार्टरली और हाफ ईयरली शेड्यूल अगर बना लेते हैं तो और आसान हो जाता है। करना तो है साल भर में, लेकिन उसको हम अगर इस सारी चीज़ को क्वार्टरली कर लें या हाफ, क्वार्टरली मतलब 3 महीना पे, और हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीना पे अगर करें तो और आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली में क्या कर लेते हैं जिससे हम लोग का ओवरहॉलिंग में हमको हेल्प मिल जाता है, कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो लिखे हैं चेकिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट। इस सब चीज़ को हम 3 महीना पे करते हैं, 6 महीना पे करते हैं, जिससे कि हमको ओवरहॉलिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये तो हम करते रहते हैं हर एक 3 महीना पे, तो हमको सब डाटा मालूम रहता है इसका। तो ये ओवरहॉलिंग में हमको हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका चेकिंग एंड एडजस्टिंग द हाइट एंड स्टेगर। हाइट, ऑटोमेटिक वेट टेंशन हाइट हो, स्टेगरिंग हो, ये सब को हम लोग हर एक 3 महीना पे चेक करते हैं, 6 महीना पे, तो हम लोग को ओवरहॉलिंग में हेल्प मिल जाता है क्योंकि डाटा पहले से हमको रहता है। चेकिंग ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ ऑटोमेटिक टेंशनिंग इज अरेंज्ड एंड द वैल्यू ऑफ द टेंशन। टेंशन का वैल्यू भी हर एक 3 महीना पे चेक करते हैं कि कितना छल्ला लगा हुआ है, कितना टेंशन लगता है, कितना ज़्यादा उसमें फोर्स लगा। तो इस सब चीज़ को हम लोग 3 महीना 6 महीना पे करते रहते हैं, जो ओवरऑलिंग में हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग का है क्या? चौथा पॉइंट है ऑल नट जितना भी नट बोल्ट जिसको बोलते हैं, ऑल नट बोल्ट आर कंप्लीटली ऑपरेटली वन बाय वन एंड एग्जामिन फॉर शेयरिंग ऑफ थ्रेड एंड वियर एंड टियर ऑन द बोल्ट। अब कहता है कि इस चीज़ को हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, नट को खोलते हैं, उसका थ्रेड देखते हैं। थ्रेड मतलब क्या हुआ सर? उस पर जो जैसे आपका ये नट का आगे वाला पार्ट है, ये पूरा बोल उसका है, नट इसको बोलते हैं। अब इस पे जो इस टाइप का थ्रेड रिंग बना रहता है, और इस पे फिर हम उधर से क्या लाते हैं, नट लाते हैं। नट को ऐसे ऐसे घुमा के इसको टाइट, इसको बोल्ट बोलते हैं, इसको नट बोलते हैं, तो इसको लगा देते हैं। तो नट बोल्ट का पूरा नट बोल्ट तो देखते ही कि है, इसके बाद थ्रेड रिंग देखते हैं। थ्रेड इस पे जो माने कि वो बना हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं थ्रेड रिंग। अगर नहीं बना हुआ है थ्रेड तो फिर उसको हम लोग चेंज करके नया नट और बोल्ट दोनों चेंज करते, इसको बोल्ट बोलते हैं, ऊपर से जो लगाते हैं नट बोलते हैं। तो बोल्ट को भी चेंज करते हैं और नट जो ऐसे ऐसे घुमा के लगाते हैं, नट को भी चेंज, नट बोल्ट दोनों चेंज कर देते हैं। तो ऑल नट एंड बोल्ट्स आर कंप्लीटली ऑपरेटेड वन बाय वन एंड एग्जामिन फॉर शेयरिंग ऑफ थ्रेड एंड वियर एंड टियर ऑन द बोल्ट। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है? चेकिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर। सेक्शन इंसुलेटर को भी हम लोग चेक करते हैं, और ये 3 महीना पे आप कर सकते हैं, 6 महीना पे भी करते हैं, जिससे आपको ओवरहॉलिंग में हेल्प मिले। तो सेक्शन इंसुलेटर का भी हम लोग चेक और एडजस्टमेंट देखते रहते हैं कि प्रॉपर एडजस्ट है कि नहीं, जहाँ उसको जितना टेंशन के साथ एडजस्ट होना चाहिए, जितना बैलेंस फोर्स के साथ। तो चलिए, आप लोगों का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए था, हम तो समझाए बहुत बड़े लेवल पे, तो इसलिए टाइम लगा, बट ये बहुत
इंटरेस्टिंग है कि हम लोग फाइनली जो हम लोग अभी तक तो सीखे, यूनिट 1 में सीखे पावर कैसे सप्लाई देंगे सर, तो पावर सप्लाई सीख गए ऐसे ऐसे देंगे सर। उसको देंगे किससे सर, तो कॉन्टैक्ट वायर से देंगे। तो कॉन्टैक्ट वायर को कैसे लटकाएंगे, हवा में तो नहीं छोड़ देंगे सर, तो उसके लिए OHE सिस्टम, ओवरहेड इक्विपमेंट। ओवरहेड इक्विपमेंट में कंडक्टर को डायरेक्ट पोल से लगा देंगे नए, उसमें भी स्ट्रक्चर उसका है डिफरेंट डिफरेंट, सिंगल पोल स्ट्रक्चर है, इसके बाद डबल पोल है, मास्ट है, इसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पढ़े, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरेंजमेंट पढ़े, ठीक है। और फाइनली जब ये सिस्टम बना लिए सर, तो इसको मेंटेनेंस भी तो कीजिएगा सर, इंस्पेक्शन भी तो कीजिएगा सर, ओवरहॉलिंग भी तो कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल 30 साल तक इस सिस्टम को चला पाइए। नए इंस्पेक्शन कीजिएगा, नए ओवरहॉलिंग कीजिएगा, नए मेंटेनेंस कीजिएगा। क्या होगा, कहीं कोई नट टूटा, बार बार ट्रेन जा रहा है, 1 दिन 2 दिन गया, तीसरा दिन पूरा तारे को तोड़ के नीचे कर देगा, कोई सिस्टम नहीं चल पाएगा। तो inspection is also important and maintenance is to take a proper 100% efficient work performed by the particular equipment। जो भी इक्विपमेंट लगाएं, जो भी सिस्टम है, उसको 100% अगर काम कराना चाहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक कराना चाहते हैं, तो दे मस्ट बी रिक्वायर्ड अ प्रॉपर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग इफ रिक्वायर्ड। ओवरऑलिंग हमेशा नहीं करते हैं, 3 साल 4 साल 2 साल पे हम लोग 5 साल पे करते हैं, जिससे कि पूरा सिस्टम का एक एक पार्ट को खोल के देखते हैं, एक एक क्रेकनेस को, जो भी है सब चीज़ को हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मेंटेनेंस ऑफ OHE। OHE का मेंटेनेंस हम लोग सीखे और उसका शेड्यूल भी सीखे कि कब करते हैं। सब दिन मेंटेनेंस से करते रहते नहीं, मेंटेनेंस का एक शेड्यूल है, एक तरीका है, तो वो शेड्यूल भी बताए। तो आई थिंक हम कोशिश किए आपको समझाने का, और डेफिनेटली आप अगर अच्छे से इस वीडियो को समझिएगा, देखिएगा, तो आपको समझ में भी आएगा। इतना तो हम विश्वास है कि बहुत साधारण भाषा में हम बोलते हैं, ऐसा साधारण भाषा कि आपको उस बात का समझ आए, थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ, ये भाषा हम समझ सकते हैं। तो हम आप लोग को धन्यवाद ही कर सकते हैं कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ सुनते हैं, सीखते हैं, और हमें भी खुशी होता है कि हम आपको कुछ सिखा पा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आपको हम विद्वान बना रहे हैं, बट इतना तो सिखा दे रहे हैं कि आपको कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय OHE मेंटेनेंस, तो आप तुरंत उसको जवाब दीजिए। OHE मेंटेनेंस मतलब हुआ सर कि हम लोग OHE जो हम लोग का डिज़ाइन है, तो ओवरहेड इक्विपमेंट के हेल्प से जो कंटेक्ट और कटनरी वायर को लगाते हैं सर, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। अगर उसमें कहीं नट बोल्ट या कुछ भी दिक्कत है, इंसुलेटर टूट रहा है, क्रैक हो गया ड्यू टू विंड प्रेशर के कारण या और भी कारण, पेंटोग्राफ के मूवमेंट के कारण, तो उसको हम लोग मेंटेनेंस भी करते हैं। ओवरहॉलिंग मतलब कि पूरा पार्ट को हम लोग एक एक पार्ट को उसका चेक करते हैं, चाहे टूटे फूटे उससे कोई मतलब नहीं, बिना टूटलो पार्ट को हम लोग खोल के एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहॉलिंग। मतलब उसमें हम लोग श्योरिटी देते हैं कि हमारा सिस्टम सही है और ये 1 साल 2 साल 3 साल तक अच्छे से चलेगा। अब बीच में तो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस का तो हमेशा हम लोग करते हैं। तो अच्छा लगा हमको भी, और आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा कि आप इतना अच्छा बात इंडियन रेलवे के बारे में सीखें और सीखने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रेन पे हम लोग चलते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी तो जाने भैया, उस मैंने ट्रेन को जो सप्लाई मिलता है उसका कैसे सिस्टम सब है। और उम्मीद करते हैं कि आपको सीखने में बहुत ही अच्छा लगा होगा और लगेगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मिलेंगे, वो हम लोग का यूनिट 3 रहेगा, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट, जो क्लास 13 के नाम से आपका आएगा, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट। और उस क्लास में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे यूनिट 3। तो आपका यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों फिनिश हो गया। आप लोग का टोटल वीडियो बन गया है यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला के 12 वीडियो बना, और इसको बहुत ही अच्छे से देखिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो नहीं कुछ भी तो आपको आपका 32 नंबर आपके हाथ में, 32 नंबर आप पढ़ लिए हैं, ये दोनों यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझ आए, 2 बार 3 बार पढ़िए, तो डेफिनेटली आपको भाषा समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। और फिर तो अपने मन से लिखना है, ठीक है, अपने मन से अगर समझ रहे हैं तो फिर आराम से, बहुत टेक्निकल वर्ड है जिसको समझ लेना है, याद कर लेना है, और फिर अपने मन से लिखना। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जो लेक्चर 13 के नाम से आएगा। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, और इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इस चैनल से अगर थोड़ा सा भी आपको लाभ होता है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्त को बताइए कि उसको भी कुछ हेल्प हो जाए, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को सीख ले, और सीखे तो उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ, हम इंडियन रेलवे जिस पे हम लोग सफ़र करते हैं उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। उसमें अगर हमको मौका मिला जॉब करने का, तो जॉब करके हम अपने इंडियन रेलवे को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।